बहुत सारे लोग जीते जी भी मरे हुए की जैसे जीते। नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा है। आज कोई 60 साल वाले को ये कहते कि तेरे 40 साल बाकी है, तो वो डरता है, घबराता है, पूरी तरह विचलित हो जाता है कि नहीं नहीं जीना ही नहीं। और जबकि एक्चुअल में जीने का टाइम ही 60 के बाद होता है। 60 से पहले तो जिम्मेदारियां, सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हम जिस समाज में, जिस राष्ट्र के अंदर पैदा हुए, इसको भी हमें कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमने इससे बहुत कुछ लिया है। तो साथियों, कोई परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन के लिए प्रकृति कोई रास्ता चुनती है, और ये कोई कृपा रही बाबा की। शुरू से एक ही तमन्ना थी कि ईश्वर कोई मौका ऐसा दे जो लाखों परिवार उसका भला हो, लोग अपनी खुशियों से जी सके, क्योंकि संयुक्त परिवार बचा ही नहीं, और ये कभी इकट्ठा होगा भी नहीं। अब मुश्किल है, क्योंकि दीवारें इतनी मजबूत हो गई कि उन दीवारों का टूटना ही मुश्किल। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये इंसानों के बीच में इसकी उम्र बढ़ती है, उसको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो ये खाटू वाले में एक सामाजिक प्लेटफॉर्म मैं ज्यादा मानता हूँ। व्यापार तो इसकी मजबूरी है, व्यापार इसका पार्ट है। जैसे एक किसान गेहूं के लिए खेती करता है, गेहूं होता है, लेकिन गेहूं आता है बोरियों में और खाखरा आता है ट्रोलियों। खाटू वाले में पैसा पूरा है, अपने आप को बेहतर बनाना है, हमारी सोच हमारे परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। अपने आप आ जाएगा पैसा, पैसा बायो प्रोडक्ट है इसका। साथियों, काफी गहन मंथन करने के बाद में इस खाटू वाले का निर्माण हुआ। ये जो नामकरण तो जरूर खाटू मंदिर में हुआ है, लेकिन उससे पहले तो 3 साल 4 साल से इस पे मंथन चल रहा था। उसमें कोरोना की स्थितियां हमने झेली, कोरोना के बाद की जो स्थितियां बनी, हमने सबने, कोई ज्यादा दूर नहीं गए, हम 4 साल पहले की बात। साथियों, इस कोरोना ने हमारे को हिला दिया, अच्छे अच्छे परिवारों के हालात खराब कर दिए। आपस का लेन देन खत्म हो गया, जितना रिजर्व था वो सारा खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, अभी तक की भी बहुत सारे परिवारों की श्वास वापस नहीं है। और सबसे ज्यादा मार झेली है इसने मिडिल क्लास। फुटपाथ वाले को सरकार मरने नहीं देगी, ऊपर वाले को सरकार मरने नहीं देगी। इन दोनों की सुरक्षा सरकार करेगी, और ये मिडिल क्लास भगवान के हवाले है। ये खुद सुरक्षा करेगा तो सुरक्षा होगी। साथियों, आप हम सब ग्रस्त हैं, एक जिम्मेदार एज में है। आज 50-60 हजार के बिना किसी का परिवार नहीं चलता। ये बीपी शुगर क्यों हो रहा है? एडजस्टमेंट, आपस में मिलते हैं और साहब ठीक हो और साहब बढ़िया, बहुत बढ़िया, और दोनों के ही कैलकुलेशन कहीं और चल रहे हैं, और कुछ दिन बाद में मिलते हैं कि यार आप मिले ही नहीं, बहुत दिन हो गए। क्योंकि जब वो मिल रहा था, समाचार पूछ रहा था, जब उसके दिमाग में एडजस्टमेंट चल रहा था कि उसको देना है, उससे लेना है, वो चेक आएगा, वो जाएगा, वो 1 तारीख को EMI आने वाली है, 10 तारीख को आने वाली है, 15 तारीख को। ऐसी घटनाएं अमूमन इस मिडिल क्लास के साथ हो रही है। तो साथियों, पैसा कमाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन पैसा हम कैसे कमाते हैं वो सोचने वाली बात है। हम मेहनत करके, ईमानदारी से कोई व्यापार करके अगर पैसा कमाते हैं, और उससे अगर हमारे परिवार और समाज में प्रतिष्ठा अगर हमारी बनती है, तो शायद ये प्रतिष्ठा हमारी पीढ़ियों को ट्रांसफर होगी। और अगर हमने कोई गलत तरीके से पैसा कमाया, तो गलत तरीके के पैसे की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं होती। आप देख लेना, हमारे
रिश्तेदारी में, परिवार में, पड़ोसियों में अगर किसी गलत तरीके से अगर किसी ने पैसा कमाया है तो 12 साल बाद में उसकी अगली पीढ़ी को उसको भुगतना पड़ता है। तो साथियों, इस कोरोना के बाद में एक मंथन हुआ कि इस मिडिल क्लास को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा जरिया जिससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि आए दिन हम पेपरों में पढ़ते हैं कोई सुसाइड कर रहा है, अच्छे परिवारों के अंदर हालात खराब हो। ये स्वाभिमानी है मिडिल क्लास, ये एकाएक झुकता नहीं है किसी के आगे, ये स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है और अंदर ही अंदर ही अपनी बातें नहीं करता और कहीं ना कहीं गलत फैसले कर बैठता है। मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, लेक्चरर, जो इसके बहुत अच्छे अनुभवी मेरे मित्र हैं, उनसे मैं काफ़ी डिस्कशन किए मैंने उनसे वैसे ही मिल करके कि ये मिडिल क्लास पैसे वाला कैसे बने। आपके इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसा तरीका, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इसके आप डॉक्टरेट करवा रहे हैं, थीसिस लिखी जा रही है, तो उनका सबका मत एक ही निकला कि जब तक ये मिडिल क्लास व्यापार नहीं करेगा, जब तक ये बड़े पैसा वाला नहीं बनेगा। नौकरियों से कभी भी ये पैसे वाला नहीं बन सकता। नौकरी भूखे मरने देगी नहीं और पैसे वाला करने देगी नहीं। और ये हालात अभी हम सब गुजार रहे हैं और कोई समाधान नहीं है। हमने सबने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि जो भगवान करेगा, मालिक करेगा, वो होगा। उसके भी फटे कपड़े हैं, मेरे भी फटे कपड़े हैं, सबने सरेंडर कर दिया अपने आप। लेकिन साथियों, ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ये हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने अपने आप में बदलाव नहीं किया। इसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे दादाजी की इज्जत क्या है, मेरे नाना जी की इज्जत क्या है। इसको पैसा चाहिए। ये पैसे के लिए ये या तो हमारे पास कोई सही रास्ते होंगे, सही साधन होंगे तो उसका उपयोग करेंगे, अन्यथा अभी हम पत्रिका में पढ़ रहे हैं पिछले 1 महीने से किस प्रकार से ठगियां की जा रही है। ये युवा पीढ़ी ही कर रही है। ये कोई आप हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। सबको पैसा चाहिए और बड़ा पैसा चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकल करके आया, अब मिडिल क्लास व्यापार करे तो क्या करे। पहली बात तो पैसा नहीं है, दूसरी बात समय नहीं है, क्योंकि ये जो 20-30 हजार रुपए कमाता है प्राइम टाइम तो उसी के पास चला जाता है। अब ये शाम को आता है तो या लेट जाता है, बचा ही नहीं, क्योंकि दिन वाला निचोड़ लेता है, दिन वाला कुछ छोड़ता ही नहीं है इसके। मैं माताएं बहनों से याद दिलाना चाहूंगा कि जब जॉब करके शाम को आते हैं, जैसे कोई परात फावड़ा चला करके आए हो वैसे गिर जाते हैं। चाय पानी सब हाथ में पकड़ा, क्योंकि साथियों अभी मानसिक रूप से ज्यादा काम हो रहा है, शारीरिक रूप से कम हो रहा है। और मानसिक रूप से जब काम होता है तो आदमी थकता जाता है, क्योंकि पहली बात तो उसका पूरा मिल ही नहीं रहा है। अभी एक डेटा है हिंदुस्तान का, 15,000 से 30,000 के बीच में ये जो मिडिल क्लास है, ये 80% लोग 15,000 से 30,000 के बीच में फंसे पड़े। इनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं, विकल्प ही नहीं। अब समस्या क्या है कि घर के अंदर एक कमाता है, 5 खर्च करते हैं। वो 10,000 मांगते हैं, वो 2,000 देता है, 2,000 का भी हिसाब पूछता है और हिसाब देना किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे घर में महिलाएं हों। और साथियों, जब तक पूरे घर वाले काम नहीं करेंगे, जब तक इस लड़ाई से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो इसका निष्कर्ष एक ही निकला
काफी गहन मंथन करने के बाद में मैं रियल एस्टेट में पिछले 25 साल से हूँ। 2000 से करीब मैं इसमें चालू हो चुका था। 2002 के बाद में मैं फुल टाइम आया। साथियों, उस समय 90% सोसाइटी पट्टों के ऊपर काम होता था, 10% जेडीए पे होता था। मैंने ज़्यादातर किसानों से, डेवलपर और बिल्डरों से के साथ मैंने काम किया। और साथियों, 2.5 साल तक 1 रुपया नहीं मिला। 2.5 साल का टाइम कम नहीं होता, अच्छे मिल जाते। लेकिन मैंने इसमें लोगों को करोड़ों रुपए कमाते हुए देखा। तो एक ही चीज समझ में आई कि पूरी जिंदगी लड़ना है कि या 2, 4, 5 साल लड़ना है, लड़ाई लड़ने ही चाहिए। और साथियों, 20 दिन में 2.5 करोड़ रुपए लिया। 20 दिन। और आप जो पुराने साथी हैं उनको सबको पता होगा, 2005 के बाद में मंदी आ गई थी। 2005 की जो दीपावली का महीना था, उसके 20 दिन पहले मेरी जो 2.5 साल से जमीनों की जो रजिस्ट्रियां रुकी हुई थी, कोई आगे का मांग रहा था, वो भाई नहीं दे रहे थे, पीछे का मांग रहा था, आधे पैसे पहले एडवांस मांग रहा था, ऐसे करीब 31 रजिस्ट्रियां मेरी अटकी हुई थी। और दिन में 3-3, 4-4 रजिस्ट्रियां। और जैसे लिफाफे बना बना करके साथियों, मैंने दीपावली के ऊपर खोला, उनको टाइम ही नहीं मिला। और एक लिफाफा तो करीब 6 महीने बाद में वो मैडम ने कहीं कोई साड़ी के पल्लों में दबा करके रख दिया, वो बाद में निकला। जब वो नोटबंदी वाला तक टाइम आया, जब देखा तो ये यहाँ पड़े हुए। तो साथियों, कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट इस मिडिल क्लास को इसके सपनों तक ले जा सकता है। बाकी कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। अब हमारे कुछ साथी हैं, 2, 5, 10 साथी, ये इन्होंने साथ छोड़ा नहीं और मैंने पेड़ छोड़ा नहीं। अगर और सबसे ज्यादा पाप इन्हीं लोगों को लगेगा, क्योंकि अगर ये चुप बैठ जाते तो मैं भी आराम से बैठ जाता। लेकिन ये भी नहीं बैठे और मैं भी नहीं बैठा। साथियों, बहुत सारे साथी नाराज हो जाते थे, फिर मैं उनको बुला करके, बैठा करके, समझा करके कि भाई लक्ष्य अगर बड़ा है तो तकलीफें भी बड़ी है। क्या? जितना बड़ा लक्ष्य होगा तकलीफें उतनी बड़ी होगी। आज अगर कोई 15,000 कमाता है तो उसकी जिम्मेदारी कम है, 50,000 कोई सैलरी मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, और 1 लाख 1.5 लाख कमाता सैलरी मिलती है तो उसकी और ज्यादा बड़ी। तो साथियों, एक बार खाटू श्याम जी मेरे को जाने का मौका मिला, हालांकि कम ही चांस बनते हैं। तो जो पुराने वाला रास्ता है जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके जो दर्शन होते हैं, उस दिन संयोग ऐसा था कि वहाँ ज्यादा रुकने नहीं देते हैं लोग, वो वहाँ गार्ड खड़े रहते हैं, तुरंत से धक्का दे करके निकालते हैं। लेकिन उस दिन कोई अकस्मात, क्योंकि वहाँ खाटू श्याम जी में अपना एक प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही थी, मैं उस जमीन को देखने गया था, तो मैं चलो दर्शन ही कर लेते, हालांकि अकेला ही था मैं। तो मेरे को 2-3 मिनट का टाइम मिल गया वहाँ, और मैंने बाबा से प्रार्थना लगाई, बाबा कोई ऐसा रास्ता दे कि ये मिडिल क्लास अपने स्वाभिमान से अपने सपनों को पूरा कर सके। और पता नहीं क्या हो, परमात्मा की कृपा हुई, मतलब ऐसी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हुई। तुरंत मैंने बाहर आते सीए को फोन लगाया, क्योंकि मंदिर का पर्यायवाची शब्द होता है आलय, क्योंकि हिंदी मेरे पास ऑप्शनल थी, पर्यायवाची शब्दों का मेरे को ध्यान था। तो एक कंपनी चेक करो आरओसी के ऊपर रजिस्टर हो सकती है क्या, कि क्या नाम, कि खाटू आलयम। 3 बार तो समझाने के ऊपर उनके समझ में आई, ये भी कोई नाम है क्या? मैं तो कह रहा हूँ ना, आप तलाश करो। और जब प्रकृति को अगर कुछ होता है तो उसका रास्ता बन जाता है। तुरंत उन्होंने 10 मिनट बाद में मेरे को कॉल बैक करके ये नाम अपना रजिस्टर हो सकता है। मैं इसके लिए क्या क्या चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए, इसको रजिस्टर कराना है।
साथियों, रजिस्टर कराने के बाद मैं मेरे साथियों से चर्चा की, विष्णु जी इधर, बंसी जी, बाबूलाल जी, गिरिराज जी, हमारे मतलब एक परमानेंट वाले जो हमारे खाटू वाले उनके अंदर व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं कि भाई ये प्रक्रिया अपनी हो चुकी है। और देखो संतोष की बात, शाम को ही वो जो जमीन देख करके आए थे खाटू श्याम जी में, उसका भी फोन आ गया कि ये आपकी जो कंडीशन है उस कंडीशन में ये ओके है। और पहला प्रोजेक्ट अपना खाटू वाले में खाटू श्याम जी वाला ही प्रोजेक्ट। और साथियों, उस प्रोजेक्ट से अपना ये मान लो कि कोई बाबा की कृपा रही, प्रसाद रहा, आगे से आगे, क्योंकि वहां जब चालू हुआ कुछ संख्या बढ़ने लगी तो फिर ये डर लगने लगा कि ये जीमने वाले तो आगे इस कोठियार में सामान ही नहीं, क्या करें। फिर बाबा के एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई अब क्या करें। दूसरे दिन किसी न किसी बिल्डर और डेवलपर का फोन आ गया। ऐसे करते करते आज जयपुर के हर रोड के ऊपर खाटू आलम के प्रोजेक्ट हैं। और ये सब आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग नहीं आते तो शायद ये काम नहीं होता। आप शुरुआती दौर के साथी हैं और सही माना जाए तो आज से खाटू आलम की विधिवत शुरुआत। अब से पहले तो ये मान लो कि अपन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो साथियों, हमने बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि अभी इन 15 से 20 साल की अवधि के अंदर जितनी भी शादियां हुई है, ये सारी बच्चियां पढ़ी लिखी है, सब पढ़ी लिखी है और ये कुछ न कुछ करना चाहती है। लेकिन इनकी पारिवारिक परिस्थितियां, कुछ बच्चों के कारण, कुछ पारिवारिक माहौल के कारण और कुछ अभी वर्तमान में हमारा सामाजिक माहौल के कारण ये नहीं कर पाई। सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। तो हमने इनको एक बार प्रयास किया कि ये कॉल करके ग्राहक निकाले, क्योंकि हमारे को ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो उनमें से कुछ बहनों ने फोन किया कि भाई साहब ये तो, कुछ लोग तो रात को भी देर तक भी फोन करते, कुछ मैसेज करते हैं, उन्हें बंद कर दो, आप लोग छोड़ दो इसको, क्योंकि अच्छे काम में परीक्षाएं ज़्यादा आती है। हमारे समाज में निकृष्ट लोगों की संख्या भी कम हुई, ये भी खूब है क्या। इस सारी व्यवस्था के अंदर मंथन ये किया गया कि कॉल तो करवाना नहीं है, ऑफिस में किसी को बुलाना नहीं है, चलता काम किसी का छुड़वाना नहीं, क्या वो गांव में रहे, शहर में रहे, ढाणी में रहे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, अपना जो भी करे, चाहे भगवान के भजन करे, केवल वो स्टेटस लगाए, क्या। और उसका एक उदाहरण है, हमारे बीच में भगवान के भजन करते हैं और स्टेटस लगाते हैं और करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन इंक्वायरियां आ रही है। तो साथियों, काफी गहन मंथन करने के बाद में जब इसका विशाल रूप, विराट रूप सामने आया ना भाई, इसकी तैयारी अपने को, क्योंकि ये या तो इसको छेड़ना नहीं है और छेड़ दिए तो छोड़ना नहीं है, क्या। क्योंकि इसके अंदर लोगों की आशाएं जगेगी, आशा। शुरुआत में किसी भी काम को हम करते हैं तो परिणाम तत्काल नहीं आते, हमारी एक आशा जगती है और आशा के पीछे 5 का परिवार होता है। हम एक को मारते हैं तो 1 का पाप लगता है, आशा को मारते हैं तो 5 का पाप लगता है, क्योंकि आशा के अंदर पूरा परिवार शामिल होता है। तो साथियों, इसकी तैयारियां की गई, वेबसाइट वगैरह इसके सारी कंप्लीट करके तैयारियां विष्णु जी से बीच में रहा था। अब मेरे सामने समस्या ये भी थी कि इनको समझाना भारी मेरे लिए, कोई कहाँ गिर जाए, कोई टेढ़ा बांका उल्टा सीधा। लेकिन मेरे ये विजन क्लियर हो गया था कि इस कोरोना से पीड़ित जो ये मिडिल क्लास है, इसको बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, रियल एस्टेट। बाकी कोई रास्ता है ही नहीं।
अब रियल एस्टेट भी उनसे कैसे हो जिन्होंने कभी इसका रही नहीं सुना, वो एक्सपर्ट नहीं। अच्छा, 90% लोगों को ये पता है कि रियल एस्टेट में बड़ा पैसा है, कमाते हुए देखा है लोगों ने। और ये भी सत्य है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारी जानकारी में, रिश्तेदारी में अगर कोई इन 10, 12, 15 सालों में अगर किसी में बदलाव हुआ है तो या तो उसने खुद की जमीन बेची है और या लोगों की बिकवाई है। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई नौकरी करके, व्यापार करके किसी ने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करता है। वो अपना परिवार पाल रहा हो वो एक अलग बात है, बाकी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, हमारे पास बेचने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर किसी 1-8% के पास अगर बेचने के लिए है तो वो उसके हाथ में नहीं है। अभी दादाजी जिंदा है, दादाजी के हाथ में जमीन है, पोते के आंखों में सपने हैं। पोता देख रहा है कि दादाजी कब जाएंगे, तो दादाजी के जाए बिना तो जमीन जा ही नहीं सकती है। तो उधर पोता दादाजी का इंतजार कर रहा है, दादाजी ये देख रहे हैं कि ये यहाँ कॉलोनियां कट गई, यहाँ भी भाव बढ़ रहे हैं, ये मेरे जीते जी तो इनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। क्या ये दादा और पोते का कसम आज भी चल रहा है क्या? तो कोई ऐसा काम करे ना पोता कि उस जमीन के पास में 2-5 बीघा जमीन लेने लायक और बन जाए, कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा, दादा की उम्र बढ़ेगी कि मर जाएगा? भाई 2-5 बीघा अगर पड़ोस में जमीन लेगी, खाली इतना भी कह दे कि दादाजी ये पूछ रहा है कि ये पड़ोसी जमीन बेचना चाहता है, इतना कहने के बाद में भी दादाजी की ताकत बहुत डबल हो। तो साथियों, गहन मंथन करने के बाद में इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम चालू किया गया और हमारे बाबूलाल जी, धन्यवाद है इनको, बड़ी पूजन करके, प्रसाद वगैरह चढ़ा करके और मतलब बहुत एक श्रद्धा के साथ इन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन अपना करके, पूजा पाठ करके बहुत पूजा किया। और मतलब ये मान लो कि उस दिन मेरे को लगा कि कहीं न कहीं कोई परमात्मा की कृपा है। इन्होंने चालू किया, शुरुआत की, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। आज जयपुर के हर रोड के ऊपर अपने प्रोजेक्ट हैं। पता नहीं पैसे भी कहाँ से आए, कैसे लगे, किस तरीके से लगे, सब बाबा की कृपा है, लेकिन अपना काम रुका नहीं। तो अब हम बात करते हैं विजन 2025। बीते हुए का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आने वाले को हम कितना पकड़ पाते हैं इसके ऊपर हमारा भविष्य टिका हुआ है। बीता सो बिसार दो, आने वाला अपने हाथ में हम कैसे रख सकते हैं। तो साथियों, अभी 2024 अंतिम सप्ताह में, अभी ये 5-7 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। खाटू वाले चाहता है कि 2025 का एक एक दिन कीमती हो, एक एक दिन, 365 दिन। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों को सेव करना है, उनको सुरक्षित करना है, उनको बीपी शुगर से बचाना है, परिवार और समाज और रिश्तेदारी में अपने आप को गर्व के साथ खड़ा करना है, तो ये 365 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तैयार है? मन से या बाहर से? मन से। देखो, हम भी इंसान ही हैं, गलतियां हमारे से भी हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद गलती करने का नहीं होगा। काम करने वाले से गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन मकसद गलत नहीं होगा। ये आप दिमाग से बिल्कुल परफेक्ट, पहले दिन से एक ही कमिटमेंट है, चाहे हम कम कमा लेंगे, देर से कमा लेंगे, लेकिन हम कोई आक्षेप लेकर के नहीं जाएंगे। हम कोई दिक्कत नहीं है,
इतने बरस दूध पालिए और 2-5 साल पालेंगे, लेकिन कोई दाग धब्बा हम लेकर के काम नहीं करेंगे। साथियों, जब ईमानदारी से अगर कोई पैसा कमाया जा सकता है तो उसमें बेईमानी करना जरूरी है। और बेईमानी से अगर हम करोड़पति अरबपति बनते तो कई बार कर चुके हो। हर इंसान के पास में 1-2-4 मौके तो आए और आएंगे, लेकिन आप ये 365 दिन अगर इस खाटू वाले के साथ आपको कोई नौकरी नहीं छोड़नी, आपको अपना कोई व्यापार नहीं छोड़ना, आपको अपना कोई घर नहीं छोड़ना, किसी ऑफिस में आपको कोई अटेंडेंस नहीं देनी। 3 काम आप लोगों को करने हैं। सुबह सुबह जो आप लोगों के पास में स्टेटस के जो आपके पास मटेरियल आ रहा है, आप उसको लगाते जाएं। आप अपना व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन एक तरीका अपना लिया। आपके पास किसी के का कॉल आए, क्योंकि मोबाइल है, कॉल तो आते, कॉल आए तो उसको खाली एक बात कहना चालू कर दे कि रात को 8:30 से 9:30 के बीच में कॉल मत करना। बस इतना सा कह करके आप छोड़ दें। अच्छा, इतना बोलेंगे तो सामने वाला क्या पूछेगा? अपने आप पूछेगा, नहीं पूछेगा? 8:30 से 9:30 क्या है? या अच्छा, अपने को झूठ बोल रहे हैं भाई। 8:30 से 9:30 अपना इसमें एक काउंसलिंग प्रोग्राम रहता है, जो दिन भर के अंदर जो भी निगेटिविटी हमारे थकान, मानसिक थकान, लोगों के द्वारा थकान, कुछ भी है, पारिवारिक थकान, कुछ भी हो सकती है, उससे फ्री होने का एक एंटीबायोटिक रात को 8:30 से 9:30। तो 8:30 से 9:30 मेरे को कॉल मत करना। सामने वाला तत्काल पूछ लेगा 8:30 से 9:30 क्या है, कि मैं आज तो नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। हम गलती क्या कर लेते हैं, उसको सूप न पिला करके उसको खाना खिला देते हैं, और वही अजीर्ण हो जाता है उसको, क्योंकि वो टेंशन में तो पहले ही घूम रहा है। और हम उसको कहें काजू कतली खा लेने, गुलाब जामुन खा लेने, और उसके टेंशन हो रही है कि बार बार मेरे को क्यों कहता है। क्या 8:30 से 9:30 हम कॉल करें, किसी से बात करनी है अपने को, हम कॉल करें, अपनी बात करें, बात करने के बाद में कि देख भैया 8:30 से 9:30 मेरे को कॉल मत करना इस 2025। अच्छा, आसान है, मुश्किल है? अच्छा, झूठ बोल रहे हैं क्या? कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक काम तो ये दिन के अंदर किसी के पास 10 कॉल आते होंगे, 20 आते होंगे, किसी के पास 5 आते होंगे, और नहीं आता है तो जबरदस्ती किसी को नहीं बोलना है कॉल करके कि मेरे को 8:30 से 9:30 कॉल नहीं करना। जबरदस्ती नहीं करना। किसी की बात हो या किसी के पास कॉल है। अच्छा, आसान है क्या मुश्किल है? आसान है। उसके बाद आप स्टेटस जो लगा रहे हैं, जैसा अभी विष्णु जी ने बताया था कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप उनको उनके पर्सनल नंबर के ऊपर 2 अपने वीडियो बने हुए हैं। एक तो अपने प्रॉपर्टी का बना हुआ है, एक काम करने का बना हुआ है, सभी के पास है। आप उनको पर्सनल नंबर के ऊपर 5-7 जनों को आप भेज दें, जो जिनके ऊपर आपका मन करता है, जिनके प्रति आपका भाव है कि मैं इसकी मदद करूं, वो स्वाभिमानी है, वो आपसे मदद